नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए अप्रैल के पहले वीक में जो करंट अफेयर बना है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिटेल में, प्लस जो भी स्टैटिक जीके उससे रिलेटेड बना है उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको स्टैटिक जीके क्वेश्चन से रिलेटेड अलग से ना पढ़ना पड़े। इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, कोई इंपॉर्टेंट डे है या कौन से, जैसे आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ और जैसे उड़ीसा राज्य का फॉर्मेशन हुआ अप्रैल के मंथ में हुआ, तो इन सभी को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इसमें फिनलैंड, आपको पता होगा कि नाटो का 31वां मेंबर बन चुका है, और किस और कंट्री ने भी आवेदन किया था, ने भी एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। साथ साथ कर्नाटका ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में टॉप किया है, उसकी चर्चा होगी। स्काई रूट के द्वारा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन को टेस्ट किया गया है, उसकी बात करेंगे। और भारत और मलेशिया के बीच में ट्रेड अब रुपी में होगा। भारत कितने देशों के साथ ट्रेड कर रहा है रुपी में, साथ साथ भारत ने किसके साथ ट्रेड रुपी में स्टार्ट किया है उसकी चर्चा करेंगे। साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे उनकी यहाँ पर हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है फिनलैंड। आपको मालूम होगा फिनलैंड यूरोप का एक देश है। उसने आवेदन किया हुआ था कि उसे नाटो में सम्मिलित होना है। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और यहाँ पर उसने आवेदन किया था कि वो भी मेंबर बनना चाहता है। नाटो का मेंबर बनने से बेनिफिट ये होता है कि नाटो के जो मेंबर नहीं हैं, अगर उन्होंने उस देश पर अटैक किया तो सारे देश, जितने भी नाटो के देश हैं, वो सब मिलकर उस देश पर अटैक कर देंगे। तो एक तरीके से मिलिट्री बैकअप मिलता है बहुत ज़्यादा, अगर आप नाटो के मेंबर बनते हैं तो। और अब फिनलैंड को नाटो का मेंबर बना दिया गया, जो कि 31वां मेंबर बन गया है। ये यहाँ पर बात की जाए तो कौन सा देश है, स्वीडन एक और देश था जिसने आवेदन किया था, जिसने एप्लीकेशन दिया था कि वो भी नाटो का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन टर्की और हंगरी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या होता है मेंबर बनने का प्रोसेस? तो मेंबर बनने का प्रोसेस ये होता है कि जितने भी देश उस समय पर मेंबर हैं, 30 अभी इससे पहले मेंबर थे, तो 30 के 30 जो देश हैं उन सभी को आवेदनकर्ता के लिए एग्री करना पड़ता है। अगर आवेदनकर्ता के खिलाफ कोई भी एक देश अनएग्री हो जाता है तो वो मेंबर नहीं बनेगा। और ऐसा ही स्वीडन के साथ हुआ। स्वीडन को टर्की और हंगरी ने मना कर दिया कि ये देश हमारे नाटो में मेंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिनलैंड के लिए किसी ने मना नहीं किया, जिसकी वजह से अब ये 31वां मेंबर नाटो का बन चुका है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के देश सम्मिलित हैं, यूएसए भी इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसको 4 अप्रैल 1949 को फॉर्म किया जाता है। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और अब 31वां मेंबर कौन सा बन गया है? फिनलैंड बन गया है। इसके सेक्रेटरी जनरल, मतलब हेड इस समय पर कौन है? तो जेंस स्टोलनबर्ग, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ के हेड इस समय पर हेड के पद पर काम कर रहे हैं। चलिए आगे बात करें। तो यहाँ वाली सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर फिनलैंड अभी नया मेंबर बना है तो फिनलैंड की बात कर ले। यूरोप का एक देश है, प्राइम मिनिस्टर इसकी सना मारिन है, और हेलसिंकी यहाँ की कैपिटल है, यूरो यहाँ की करेंसी है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जीआई टैग एक प्रोडक्ट को दिया गया। किसको? छत्तीसगढ़ का नागरी डुबराज राइस है, इसको जीआई टैग मिला है। इसकी वैरायटी यूनिक पाई जाती है, खासकर कि ये महकता है, ये सुगंधित चावल है जब ये पक जाता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ का ये जो नागरी डुबराज जो राइस है, ये फ्रेगनेंट है, महकता है, इसीलिए इसको जीआई टैग मिला है। प्लस इसकी यूनिक आइडेंटिटी है, इसके लिए इसको छत्तीसगढ़ के लिए जीआई टैग मिला है। वैसे साथ साथ बता दूं, मध्य प्रदेश के लिए मोरेना और रीवा मैंगो के लिए मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला है। नाम से पहचान सकते हैं, मध्य प्रदेश में मोरेना आता है और रीवा भी मध्य प्रदेश में आता है। ठीक, अब ये जो जीआई टैग मिला है, इससे क्या होता है? इससे एक नई आइडेंटिटी मिलती है नेशन में, भारत में और दुनिया में, जिससे कि
दुनिया के मार्केट और भारत के मार्केट में अलग पहचान, अगर जैसे आप जाने रसगुल्ला, रसगुल्ला किस जगह के लिए फेमस है, तो साफ आप जान जाएंगे वेस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि वहाँ के लिए उसको इंडिकेशन मिला हुआ है। और अभी रिसेंटली में एक रसगुल्ला है जो कि उड़ीसा के लिए, उड़ीसा को भी उसका जीआई टैग मिला है, जिससे कि उस जगह के लिए वो प्रोडक्ट फेमस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो नागरी डुबराज राइस की बात करें तो ये वाल्मीकि रामायणा में भी इसके रेफरेंस पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे आश्रम्स वगैरह में जो पुरातत्व की हिस्ट्रीज है उन पर इसके जो आइडेंटिटी है वो मिलती है। यहाँ पर बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग जिसका एक्ट है 1999, याद रखिएगा इसको, इसमें पहला जीआई टैग भारत में जो मिला था वो प्रोडक्ट था दार्जिलिंग चाय, और ये वेस्ट बंगाल के लिए दिया गया था 2004 और 5 में। इसकी वैलिडिटी 10 साल की होती है, 10 साल बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो जीआई टैग के बारे में मैंने आपको बताया कि जो जीआई इंडिकेशन है भारत में, एक्ट तो था 1999, लेकिन ये भारत में फोर्स में आ गया था 15 सितंबर 2003 में, और दार्जिलिंग टी पहला प्रोडक्ट था जिसको इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, और अभी तक लगभग 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। भारत की बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी हुई, जिसमें जो राज्य हैं, टोटल बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं, तो बड़े राज्यों में और ओवरऑल भी परफॉर्मेंस में कर्नाटका पहली पोजीशन पर रहा है। तो ध्यान रखिए, कर्नाटका स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में पहली पोजीशन पर रहा। ओवरऑल की रैंकिंग की बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को टाटा के द्वारा सपोर्ट में डेवलप किया गया, और 4 पैरामीटर यहाँ पर चूज किए गए। कौन कौन से? पुलिस सिस्टम को देखा गया, जुडिशरी सिस्टम को देखा गया, प्रिजन्स को देखा गया, और लीगल एड्स, इनको देखा गया। तो 4 फैक्टर यहाँ पर चूज किए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रैंकिंग जारी की गई, जिसमें कर्नाटका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहले पायदान पर रहा है। यहाँ पर 18 बड़े राज्यों की बात करेंगे तो कर्नाटका तो टॉप पर है ही, लेकिन दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का नंबर आता है, फिर तेलंगाना, और लास्ट में उत्तर प्रदेश 18वीं रैंक पर रहा है। अगर छोटे 7 राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में सिक्किम पहले पोजीशन पर है, और गोवा सबसे आखिरी पोजीशन पर आता है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को जारी किया है टाटा ट्रस्ट। याद रखिएगा, टाटा ट्रस्ट के द्वारा 2019 से इसको जारी किया जा रहा है, और ये थर्ड एडिशन था, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है स्काईरूट एरोस्पेस। नाम अगर आपने सुना हो इसका, तो अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपने सुना होगा। ये पहली प्राइवेट कंपनी है जिसका रॉकेट लॉन्च किया गया था, इसरो की मदद से लॉन्च किया गया था, लेकिन पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी जिसका रॉकेट लॉन्च हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, और प्राइवेटली डेवलप्ड था, तो ऐसा पूछा जा सकता है। और स्काईरूट एरोस्पेस ने अभी रिसेंटली में एडवांस्ड फुली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन को भी टेस्ट किया है। ध्यान रखिएगा, ये जो क्रायोजेनिक इंजन है ये धवन 2 है। इससे पहले एक धवन 1 भी ट्रायल हो चुका है नवंबर 2021 में, और वो सक्सेस रहा था, और अब इसको 4 अप्रैल को भी टेस्ट किया गया। याद रखिएगा, अगर स्काईरूट एरोस्पेस की बात करें तो इनके पास ना, ये आप देख सकते हैं 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन की तस्वीर। यहाँ पर स्काईरूट एरोस्पेस की बात करें तो इनके पास 3 लॉन्च व्हीकल है। कौन कौन से? विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3। ध्यान रखिएगा, 200 से लेकर 700 किलोग्राम तक के जो भी पेलोड होंगे, या फिर जो भी आप कह सकते हैं छोटे रॉकेट्स होंगे, उनको ये लॉन्च कर सकता है अर्थ ऑर्बिट में। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में 2019 में इस कंपनी को बनाया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अब ये जीआई टैग से ही क्वेश्चन है। यहाँ पर ज़्यादा जीआई टैग के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन प्रोडक्ट जान लेते हैं कि किसको जीआई टैग मिला है। तो बनारसी पान नाम से पता होगा, अमिताभ बच्चन ने एक गाना भी गाया बनारस पान वाला, तो उससे आप याद कर सकते हैं कि बनारस का पान बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसको जीआई टैग दिया गया। इसके साथ ही 3 और प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। तो बनारसी पान हो गया, उसके बाद बनारसी लंगड़ा मैंगो हो गया, रामनगर भाटा जिसको ब्रिंजल हम कहते हैं वो हो गया, और आदम चीनी राइस हो गया। तो 4 प्रोडक्ट है जो कि वाराणसी से रिलेटेड है, और इनको जीआई टैग रिसेंटली में मिला है।
ठीक, यहाँ पर बात की जाए तो ये 4 प्रोडक्ट का जीआई टैग या तो रिन्यू हुआ या तो इनको मिला है। यहाँ पर बात करें तो सिर्फ काशी रीजन में, जो वाराणसी का पूरा रीजन है, तो उसमें काशी पोजीशन में सिर्फ 22, वहाँ के सिर्फ 22 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। तो ध्यान रखेंगे वाराणसी में जो काशी पोजीशन है उसको काफ़ी ज़्यादा जीआई टैग मिले हुए हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बनारसी पान की एक तस्वीर लगाई हुई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नासा ने अनाउंस किए हैं 4 लोग। वो 4 लोग आर्टेमिस 2 मिशन के अंतर्गत मून पर जाएंगे और जाकर वहां पे 10 दिन के आसपास का मिशन होगा। उसके लिए 4 लोग चूज किए गए हैं नासा के द्वारा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मून मिशन के लिए एक फीमेल को और एक ब्लैक पर्सन को यहाँ पर चूज किया है नासा ने। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जब बात करें तो नासा ने 4 मेंबर चूज किए जो कि 10 दिन के मिशन पे मून पर जाने वाले हैं अगले साल। यहाँ पर बात की जाए तो आर्टेमिस 1 ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। इसमें क्या हुआ, इसमें वहाँ का एनवायरनमेंट चेक करके आया गया है कि जिससे कि पता चल पाए कि वहाँ पर मेंस रह पाएंगे कि नहीं। दूसरे पर जो लोग हैं वो जाएंगे और जाने के बाद वहाँ उतरेंगे नहीं मून पर। और तीसरे मिशन में ऐसा होगा कि लोग मून पर उतारे जाएंगे नासा के द्वारा। तो नासा दोबारा से मून पर लोगों को भेज रहा है। ये 4 लोगों की आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि वुमेन को यहाँ पर चूज किया गया है और जो मून पर जाएंगी, जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच। आप यहाँ पर देख पाएंगे क्रिस्टीना कोच को। और ब्लैक एस्ट्रोनॉट है, इनका नाम है विक्टर ग्लोवर। कौन है ये? विक्टर ग्लोवर। ठीक, तो ये 4 लोग जाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। और बाकियों के नाम की बात करें तो बाकियों के बारे में भी जान लेते हैं। ये आप यहाँ पर देख पाएंगे रीड वाइसमैन और विक्टर ग्लोवर के बारे में हमने पढ़ लिया, और जेरेमी हेंसन और क्रिस्टीना कोच। तो ये 4 लोग होंगे जो जाने वाले हैं। इसको लीड कौन करेंगे? तो रेड वाइसमैन इस मिशन को लीड करने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। उससे पहले आप नासा के बारे में जान पाएं। नासा की यहाँ पर फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको फॉर्म किया गया था 1958 को, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और बिल नेल्सन इनके इस समय पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हेड हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, बहरेन ने गोल्डन लाइसेंस अभी लॉन्च किया है, जिससे कि उनकी जो उनके यहाँ पर लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट आए, जिससे कि जॉब्स क्रिएट हो। और ऐसा ही यूएई ने भी रिसेंटली में किया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। तो बहरेन ने अपने यहाँ पर गोल्डन लाइसेंस का इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिससे कि ज़्यादा उनके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब्स भी क्रिएट हों। और ये अनाउंसमेंट, ये जो गोल्डन लाइसेंस का अनाउंसमेंट है, ये वहाँ के प्रिंस सलमान बिन हमाद अल खलीफा ने किया है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बहरेन की बात करें तो ये वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड एक आइलैंड कंट्री है। और इसकी बात करें तो 50 नेचुरल आइलैंड और 33 आर्टिफिशियल आइलैंड से मिलकर ये बना है। यहाँ पर इसकी कैपिटल मनामा है। और ये मुस्लिम देश है जिसमें सुन्नी और सिया नाम के मुस्लिम ज़्यादा ग्रुप में रहते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, MF हाइड्रा क्या है? ये वर्ल्ड की फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन फेरी है। याद रखिएगा, दुनिया की पहली लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली फेरी है, जिसका नाम MF हाइड्रा रखा गया है। ध्यान रखेंगे, इसको बनाया किसने है? तो नॉर्वेजियन कंपनी है, नोड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। किसके? नोड के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है नॉर्वे की कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे MF हाइड्रा वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन फेरी। यहाँ पर आप देख पाएंगे नॉरलेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। यहाँ पर नॉर्वे की बात कर ले तो ओस्लो इसकी कैपिटल है, नॉर्वेजियन क्रोना इसकी करेंसी है, और किंग यहाँ के हराल्ड वी ऑफ नॉर्वे है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एराविकुलम नेशनल पार्क को फरेरियम पहली बार मिला है। ध्यान रखिए, फर्न नाम के जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर सेटअप किए गए, जिससे कि ज़्यादा रिसर्चर्स हैं जो एजुकेशन के लिए विज़िट करते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा आ पाए। ध्यान रखिएगा, इससे जो टूरिज़्म है वो बढ़ने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, फर्न के कुछ नेचुरली उगाए गए हैं और कुछ वहाँ पर रहने वाले जो
ऑफिसर्स हैं उनके देखरेख में उगवाए गए। ठीक, ध्यान रखिएगा। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर अवेलेबल है? तो मुन्नार केरला में अवेलेबल है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो भी केरला में अलग अलग नेशनल पार्क्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, जैसे अनाईमुडी नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, करीम पुज्जा नेशनल पार्क, मथिकेट्टम सोला नेशनल पार्क, पंबदम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। और याद रखिए पिनराई विजयन जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, त्रिवंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, भारत और मलेशिया के बीच में टाई अप हुआ और टाई अप के बाद ये डिसाइड हुआ कि भारत की जो रुपी है उस पर अब व्यापार शुरू होगा, डॉलर की डिपेंडेंसी को कम कर दिया जाएगा भारत और मलेशिया के व्यापार के बीच में। तो आरबीआई के द्वारा ये अप्रूवल किया गया और आरबीआई वैसे तो जुलाई 2022 से ही अप्रूवल कर रहा है दुनिया के दूसरे देशों के साथ। और आपको बता दूं पहला जो कंट्री बना था जिससे भारत ने जुलाई 2022 के आसपास शुरू किया था ट्रेड रुपी में, और ये था रशिया। आपको पता होगा रशिया में बहुत ज़्यादा मतलब रुकावटें पैदा हो गई थी, डॉलर वहाँ पर आपको स्विफ्ट आपने सुना होगा जो इंटरनेशनली पैसों को ट्रांसफ़र करने में मदद करता था, उससे भी रशिया को बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से ट्रेड काफ़ी बाधित हो रहा था और भारत ने फिर दूसरा रास्ता अपनाया और रुपी में ट्रेड करना शुरू कर दिया। ऐसा ही मलेशिया के साथ भारत ने किया है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो इस पूरे काम के लिए ना वोस्ट्रो अकाउंट खोला जाता है। वोस्ट्रो अकाउंट क्या है, सिंपल भाषा में समझाता हूं। एक और कंट्री है और एक दूसरी कंट्री है, यहां पर एक लोकल बैंक है और यहां पर भी लोकल बैंक है। यहां की जो बैंकों की बैंक है, जैसे हमारे यहाँ की तो आरबीआई है, वहां वो परमिशन दे दे कि आप ऐसा करो, दूसरी कंट्री के जो भी बैंक है उनके अकाउंट खोल लेना। मतलब अब जो इस देश का बैंक होगा वो यहाँ पर किसी भी छोटे बैंक में या फिर किसी भी कमर्शियल बैंक में अपना खोल सकता है अकाउंट। खोलने के बाद अब जितना भी ट्रेड होगा वो इस बैंक के अकाउंट से होगा और जो भी रुपी डाला जाएगा वो सारा का सारा इसमें डाल दिया जाएगा और बाद में फिर एक्सचेंज वगैरह करके इनके पास पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जितना भी ट्रेड होगा रुपी में होगा और यहाँ से इस रुपी को शिफ्ट किया जाएगा। मतलब वोस्ट्रो अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, जब बैंक के अंदर दूसरे देश के बैंक का अकाउंट खोला जाए और उसमें जो भी सेटलमेंट है, जो भी हमारा बिजनेस का पैसों का आदान प्रदान है वहीं से हो, उसी को हम वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। ठीक, मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम है, कुआलालंपुर यहाँ की कैपिटल है, मलेशियन रिंगिट यहाँ की करेंसी है और मले यहाँ की लैंग्वेज, इस्लाम यहाँ का रिलीजन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस में इनवाइट किया गया है पेस्टाइल डे परेड में। अब ये पेस्टाइल डे क्या है, देखिए सब सारी बात करते हैं, लेकिन 14 जुलाई को इस परेड को ऑर्गेनाइज कराया जाता है फ्रांस में। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं एज अ चीफ, एज अ हेड के रूप में। और आपको बता दूं उनके द्वारा ही यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री को इन्वाइट किया गया है। यहाँ पर आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर देख सकते हैं। तो पेस्टाइल डे की बात करें तो पेस्टाइल जो 14 जुलाई थी 1789 में, वहाँ पर क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को शुरू किया गया था। इसीलिए इस डे को हम पेस्टाइल डे, फ्रांस में पेस्टाइल डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। और मिलिट्री इसमें रेगुलर अपना पूरा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है जिसमें प्रेसिडेंट वहाँ के अवेलेबल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्व का इनके लिए दिन होता है। तो इसी दिन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बात करें तो 10th एडिशन 10वें नंबर का श्रीलंका और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज जिसका नाम है स्लिनेक्स, क्या स्लिनेक्स 2023 को ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया, तो कोलंबो में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 3 अप्रैल से। और आपको बता दूं ये 2 फेज में होगा, ध्यान रखिएगा 2 फेज में 3-3 दिन का पूरी एक्सरसाइज होगी। ध्यान रखेंगे भारत की, अगर भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से INS किल्टन और INS सावित्री यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी, भारतीय नेवी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। और श्रीलंका नेवी की तरफ से अगर बात करें तो SLNS विजय बाहु और समुद्रा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे पहले जो 9th एडिशन हुआ था वो भारत के विशाखापट्टनम में बे ऑफ बंगाल है, मतलब विशाखापट्टनम के पास जो बे ऑफ बंगाल का वाटर है वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें। अगला क्वेश्चन, जो वाइस एडमिरल है
एस जे सिंह मतलब इनका नाम है संजय जसजीत सिंह। इनको नया वाइस चीफ नेवी का बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इनकी बात करें तो इनको नौसेना मेडल 2009 में मिल चुका है और अति विशिष्ट सेवा मेडल 2020 में मिल चुका है। और इनके द्वारा और ये नेवल ऑफिसर है जो कि ग्रेजुएट हुए हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे से। इंडियन नेवी की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। और इस समय पर जो इनके चीफ है वो है एडमिरल आर हरि कुमार। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एस जे सिंह को। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंटर रनर रही हैं अपने समय पर लसिंडा डेमस यूएसए कंट्री से बिलोंग करती हैं और इनको 10 साल के बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल दिया गया। मतलब 2012 में इन्होंने ओलंपिक खेला था, जो लंदन ओलंपिक हुआ था वहां पर, और उसके बाद अब इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे, स्प्रिंटर लसिंडा डेमस पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगर सिल्वर मेडल की बात करें, सिल्वर मेडल जुजाना हेजनोवा को मिला है। और अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो कैलिस स्पेंसर को मिला है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। और अगर ओलंपिक 2012 की बात करें तो उसमें लंदन में ऑर्गेनाइज कराया गया और इसमें यूनाइटेड स्टेट यूएसए ने टॉप कर दिया था 104 मेडल और 46 गोल्ड मेडल के साथ। चाइना दूसरे पर और ग्रेट ब्रिटेन तीसरे पर रहा था। आगे बात करें तो ओडिशा दिवस हमने ऑब्जर्व किया 1 अप्रैल को। आपको बता दूं, ओडिशा दिवस कह लीजिए या फिर उत्कल दिवस कह लीजिए, बात एक ही है। तो ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस हम 1 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इसी दिन ओडिशा का एक नए राज्य के रूप में फॉर्मेशन होता है 1 अप्रैल 1936 को। 88वां फाउंडेशन डे है, ध्यान रखेंगे, 2023 में। उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं और नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, ओडिशा फाउंडेशन डे। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी 1 अप्रैल 1935 को फाउंड किया गया था और ध्यान रखिएगा इसके फाउंडिंग डे के रूप में इसको 1 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। अब इसके एक्ट की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में आया था। आरबीआई को 1949 में 1 जनवरी को नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण किया गया था और साथ साथ आरबीआई का इनिशियली जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता था। 2 साल बाद 1937 में मुंबई शिफ्ट किया गया था। आगे बात करें तो इसके डायरेक्टर की जो पद होता है वो 4 साल का होता है। पहले इसके गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ और उसके बाद पहले भारतीय गवर्नर बने सीडी देशमुख। और पहले ऐसे गवर्नर जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, उनका नाम है प्रधानमंत्री फॉर्मर है मनमोहन सिंह जी। ये गवर्नर थे 1982 से लेकर 1985 तक और मोदी जी से पहले ये भारत के प्रधानमंत्री रहे 2014 तक। यहाँ पर केजे उदेशी की बात करें तो पहली वुमेन डिप्टी गवर्नर के पद पर भी इन्होंने काम किया। मतलब पहली और इकलौती वुमेन है, पहली वुमेन है जो कि डिप्टी गवर्नर रही और अभी तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं रही है। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका फाउंडेशन डे 1 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बुक एक लॉन्च हुई है गांधी सियासत और संप्रदाय, रिटन बाय पीयूष बबेले। ध्यान रखिएगा, पीयूष बबेले के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इसको लिखा गया। इसमें गांधी जी का जो हिंदू राइट विंग है उसकी जो भ्रम है उसको तोड़ने की कोशिश इस बुक के माध्यम से की गई है। ठीक, क्योंकि गांधी जी को पार्टीशन करवाने का मेन पर्सन माना जाता है, तो ये इसमें बताया गया कि ऐसा नहीं था, वो दोनों तरफ थे, बस वो चाहते थे पार्टीशन ना हो, लेकिन इसमें इस चीज़ को तोड़ा गया है, इस भ्रम को तोड़ा गया है। वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे जो बबेले साहब हैं। तो मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 1956 को इस्टेब्लिश किया गया राज्य के रूप में। भोपाल इसकी कैपिटल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ऑफिशियल एनिमल यहाँ का बारहसिंगा है। ऑफिशियल रिवर नर्मदा रिवर है और ऑफिशियल ट्री बनियान ट्री है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, सुधा शिव कुमार जो कि फिक्की, आपको पता होना चाहिए, फिक्की की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें प्रेसिडेंट के रूप में सुधा शिव कुमार को अपॉइंट किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, अब फिक्की की बात कर लें तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO पूरी बात यहां पर की गई है। इसको 1927 में स्टेब्लिश किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिजीनियस मतलब भारत के द्वारा डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम अमोघा थर्ड है, क्या है, अमोघा थर्ड, इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो भारत डायनेमिक्स के द्वारा इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, ध्यान रखिएगा। यहां पर अमोघा 3 मिसाइल की बात करें तो भारत के द्वारा खुद से इसे डेवलप किया गया और ये थर्ड जनरेशन का फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब एक बार फायर कर दो उसके बाद भूल जाओ, ठीक। यहां पर आप तस्वीर भी देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, उससे पहले भारत डायनेमिक्स की बात कर लें तो भारत डायनेमिक्स जिसकी फुल फॉर्म है मतलब भारत डायनेमिक्स खुद ही फुल फॉर्म है, जिसने डेवलप किया है और इसको फाउंड किया गया था 1970 में। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में अवेलेबल है और चेयरमैन और MD सिद्धार्थ मिश्रा हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेशनल माइन अवेयरनेस डे 4 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। माइन में जो वहाँ के वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कि बहुत ही भारत के लिए और दुनिया के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इस डे को 2006 से नेशनल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अनाउंस किया गया। इसकी थीम माइन एक्शन कैन नॉट वेट, क्या, माइन एक्शन कैन नॉट वेट इसकी थीम रखी गई है। और यूनाइटेड नेशन माइन एक्शन सर्विस की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1997 में इसे फाउंड किया गया और इलीन कोहन इसके हेड है। अगला क्वेश्चन, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को ऑब्जर्व होता है। मैरीटाइम भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम जो रीजन है उसकी यहाँ पर विशेषता बताने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। बल्कि इसका एक नेशनल मैरीटाइम वीक भी ऑब्जर्व किया जाता है जो कि 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक ऑब्जर्व किया गया। इस साल इसका 60वीं एनिवर्सरी थी नेशनल मैरीटाइम डे की। इसको पहली बार 1964 में अनाउंस किया गया था, ध्यान रखेंगे। और इसकी थीम शिपिंग मेन अमृतकाल, अगर इंग्लिश में बात करें तो गोल्डन एरा इन शिपिंग इसकी थीम इस बार की रही है। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे से कंफ्यूज मत होइएगा, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को ऑब्जर्व होता है और वर्ल्ड मैरीटाइम डे 29 सितंबर को ऑब्जर्व होता है, ठीक। यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।